तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम वेट लूज कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा केजी ऑफ वेट लूज हम कैसे कर सकते हैं जस्ट बाय स्टेइंग अवेक। सिर्फ जागते हुए हम एक्स्ट्रा केजी वेट लूज कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो ये आज हमें भागवत गीता का जो होगा फर्स्ट चैप्टर का श्लोक नंबर 16, 18 एंड 19 बताएगा कि पावर, हाउ टू the power of mind, so ये बताएगा। अंतविज्यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव च सुघोष नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ कस्य च परमेशा आशासि कंठी च महारथा दृष्टिद्युम्न विराटश्च सात्यकी च अपअर्चिता द्रुपदो दुःखदेयश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादमुखा पृथक पृथक। मीनिंग 16th और 18th भागवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 16th और 18th का मीनिंग मेरे को पढ़ना है इसका? हाँ जी। अच्छा। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दुष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। और इसका तात्पर्य? संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों को विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। सौम्या, आप जाग रहे हो या सो रहे हो? वो मैं नीचे देख के पढ़ रही हूँ। Are you awake or you are sleeping? अच्छा, हाँ, आई एम अवेक। आरती जी, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो? आपके क्वेश्चन के हिसाब से जागना एक अलग है, आंखें से खुली होने नहीं। क्या मन की आंखों से और दिमाग से मैं सचेत हूँ या अचेत हूँ? रोजी जी बैठी है साथ में आपके? हाँ, रोजी जी बैठी है, लेकिन अभी वो उसका एक कुछ काम करी थी, यहीं पर है, लेकिन सुन रही है वो। ठीक है, उनसे पूछो वो जाग रहे हैं वो सो रहे हैं। वो भी मेरे वाले सीन में है कि आप कौन सा वाला जागना कह रहे हो। आंखों से तो हम पूरे दिन और पूरी रात जागते हैं। तो हम जो है जाग रहे हैं ये सो रहे हैं हमें नहीं पता। सौम्या कह रही है मैं जाग रही हूँ, भारती जी कह रही है मैं कंफ्यूज हूँ, आप कौन से वाले जागने वाली बात कर रहे हो? अच्छा, आप सौम्या आपके सबसे क्लोज कौन है? जब आप सोते हो आपको कौन उठाता है? आपके सबसे द क्लोजेस्ट पर्सन, उससे क्लोज कोई भी नहीं हो सकता। एंड देयर इज गोइंग टू बी जस्ट वन आंसर टू दैट क्वेश्चन। क्लोजेस्ट कौन है? मैं खुद। और आप जब सोते हो तो आप अपने आप को खुद जगाते हो। The closest person who wakes you up जब आप सो रहे होते हो। वो तो डिपेंड करता है कि कैसे उठ रहे हैं, मतलब जैसे One answer to, there is one answer to this question. There is no other answer to this question. कोई और है ही नहीं। One. मैं सिर्फ आपसे टेक्निकली पूछ रही हूँ ना, आपकी मदर उठाती है, आपके फादर उठाते हैं, who is that closest person जब आप सो रहे होते हो? चाहे आप मदर, ठीक है। तो मतलब जब आप रात को सो रहे होते हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हो, डिप्रेस होते हो, एनीथिंग, वो आपकी मदर उठाती है। और भारती जी, हु इज द क्लोजेस्ट पर्सन जो आपको उठाता है? मेरी अपनी कॉन्शियस। हाँ, मेरी अपने कॉन्शियस, वो आपकी अपनी कॉन्शियस आपको उठाती है। सो मतलब आपको लगता है आप अपने आप यू आर द क्लोजेस्ट, मतलब दैट इज गुड। क्योंकि कुछ भी अच्छा करूं बुरा करूं,
वो एक अंदर जैसे वो आत्मा की आवाज कहते हैं, वो टोकने के लिए हमेशा रहती है। वो आत्मा की आवाज किसकी होती है? वो आपकी होती है। क्योंकि हमें मतलब पता होता है हम गलत कर रहे हैं, तो आपको लगता है हम वो सुने ना आपके सुने वो अलग बात की है। आवाज, हम वो सुनते नहीं आपको लगता है कि वो आपके सोल की आवाज है ना? सो दैट इज गुड थिंग कि हम एक लेवल हाई पे चले गए कि हम ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि आई एम अ बॉडी और मेरा सोल जो है वो अलग है। मतलब आई एम नॉट दैट बॉडी और मेरा जो सोल है वो डिस्टिंग्विश थिंग है। और जब मैं सो रहा होता हूँ, मेरी बॉडी जब सो रही होती है या मेरी कॉन्शियसनेस सो रही होती है, तो मेरी आत्मा जो कि मेरा सोल है वो मेरे को जगाता है। ठीक है, आपके कहने का मतलब यही है जो मैंने वर्ड्स बोला। तो इस पे शास्त्रों में एक वो सॉन्ग आता है, जीव जागो गौरा चंद्रा बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचरी खोले। जीव जागो गौरा चंद्रा बोले। So this answers my both question. ठीक है, वो कह रहे हैं जीव जागो गौर चंद्र बोले। ठीक है, इसका मतलब जीव जागो उसी को जगाया जाता है जो सो रहा होता है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं कि मेरी बॉडी और कॉन्शियसनेस एक एक्सटर्नल चीज है और एक मेरा सोल है। बॉडी भी जब सोती है तो माइंड में एक्चुअल में आप सो रहे होते हो क्या? आप एक सूडो रियलिटी में नहीं पहुंच जाते जिस ड्रीम वर्ल्ड में आप जा रहे हो। ड्रीम्स में कभी आप प्रिंसेस बन रहे हो, कभी आप पहाड़ों पे जाके शाहरुख खान के साथ डांस कर रहे हो, कभी बहुत सारी चीजें हम जो ड्रीम वर्ल्ड में करते रहते हैं। सो अगर हम सो भी रहे हैं और जैसे ही मॉर्निंग में वेक होते हैं, वी आर लाइक बैक टू द रियलिटी कि भाई नो भैया डॉक्टर हो, सुबह खाना बनाना है, फिर क्लिनिक जाना है, पेशेंट देखने, घर जाओ। चाहे ड्रीम में आप अपने आप को कितनी भी बड़ी हीरोइन समझ के या कुछ भी समझ के आप कोई कंट्री से कोई कंट्री इधर उधर आप घूम रहे हो। सो द थिंग इज कि हमारा भी सोल जो है वो अभी सो रहा है, क्योंकि तभी उसको उठाया जा रहा है, क्योंकि वो एक सूडो रियलिटी में जा रहा है कि दिस इज माय बॉडी, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये डिग्री मेरी है, ये इनफैक्ट ये नाम भी मेरा है सोल का। तो सोल का कोई नाम होता है? सोल क्या आपकी बॉडी के नेम डेजिग्नेशंस या आपकी जो भी पोजेशंस है, आपका घर है, क्या वो एक्चुअली में सोल की होती है? आपका नाम सौम्या है, आपका नाम भारती, आपका नाम रोजी है, तो ये किसका नाम है? बॉडी का नाम है या सोल का नाम है? जो डिग्रीज आपने कैप्चर करी हुई है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो किस चीज के लिए? वो सोल की क्वालिफिकेशन है या बॉडी की क्वालिफिकेशन है? And whatever possessions we have, whether I have a car, whether I have a house, whether I have multiple things, mobile वगैरह, तो वो किसका possessions है? वो मेरा possession, body का possession है या वो soul का possession है? So what's the right answer? Soumya, what is the right answer to the question? बॉडी का होना चाहिए पोजेशन। होना चाहिए है या नहीं? There is always मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से बॉडी की ही है। बॉडी का पोजेशंस है, मतलब ये इसलिए बॉडी का पोजेशंस है क्योंकि जब बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ खत्म हो जाती है तो ये चीजें यही रह जाती हैं और सोल जो है वो आगे चला जाता है। अगर सोल का ये पोजेशंस होते तो वो सोल के साथ चलते। तो क्या मैं एक ड्रीमी स्टेट ऑफ में नहीं रह रही क्योंकि मैं ये जो बॉडी के पोजेशंस को अपना समझ के बैठी हूँ अपने सोल का, जब मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं एक सोल हूँ, ठीक है, और मेरे को हमें आगे बढ़ते रहना है और ये वाली चीजें मैटर नहीं करती, पर मैं उसको पोजेस करके बैठी हूँ, तो क्या मैं इग्नोरेंस में नहीं रह रही? क्या मैं एक फॉल्स रियलिटी में नहीं रह रही? जैसे वो मैट्रिक्स मूवीज आ रही हैं या कोई एक सूडो रियलिटी, एक सूडो वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, क्या ये वही वाली चीज तो नहीं है? सो एवरीवन कैन रिलेट इट टू इट। सो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है, जागना है। हम क्या है, सो रहे हैं और हम एक सूडो रियलिटी में सो रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सुबह
क्लिनिक जाना है, मुझे पेशेंट्स देखने हैं, मुझे घर आना है, अपने घर के लिए सफाई करनी है, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। सो ये क्या है, एक सूडो रियलिटी। पर इस सूडो रियलिटी से जो है, गौरचंद्र कौन है? वो है गौरांगा महाप्रभु, जो हमें कहते हैं वेक अप। आज का मैक्सिमम डिप्रेशन का रीजन क्या है? बिजनेस कम, फाइनेंशियल कम, हायर स्टडीज के लिए पैसा नहीं है, और बहुत सारी लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स के लिए पैसा नहीं है। तो वो क्या है? वो एक सूडो रियलिटी है ना। हम बॉडीली कंसेप्ट्स में खो रहे हैं। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, और सोल की नीड्स ये चीज नहीं है, उसको सिर्फ जितना नेसेसरी है उतना चाहिए, तो क्या हम एक वेकअप कॉल पे नहीं है? तो जो शंख जो होता है, जो हमें रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु के सिंबल को, भगवान कृष्ण के सिंबल को, और वही चीज हमें जब वो ब्लो करते हैं तो हमारे माइंड में ये सारी चीजें एकदम आनी चाहिए। These are the extra weight, extra things we carry on your shoulders. ठीक है? और वो 6 चीजें एक्स्ट्रा क्या हम कैरी करते हैं जब हम एक फॉल्स आइडेंटिटी में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मनाही की गई है, उसके लिए कह रहे हैं जागो जागो, ये चीजें नहीं। पर ये चीजें कितनी जरूरी हैं, जो ये सारी चीजें हैं वो सिर्फ एक वैल्यू बेस्ड है, मतलब उनकी यूटिलिटी बेस्ड है। अगर मेरे पास मोबाइल है तो उसकी यूटिलिटी बेस्ड है कि ये मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे फोन करने में मदद करेगा। ठीक है? जब मैं उस यूटिलिटी बेस्ड थिंग्स को अपना होल एंड सोल एंड गोल ऑफ लाइफ बना लेती हूँ, जब वो मेरी यूटिलिटी थिंग्स ही ऐसी हो जाती है कि जब तक मेरे पास एप्पल का मोबाइल नहीं होगा, जब तक मेरे पास एप्पल का लैपटॉप नहीं होगा, या जब तक मेरे नाम के आगे 10 टाइप्स की डिग्रीज या क्वालिफिकेशंस नहीं होंगी, तब तक आई एम नॉट सक्सेसफुल। सो व्हाट इट पुट्स मी इनटू? इट पुट्स मी इनटू द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन। मेरे पास अगर आज 5 हीरे के सेट नहीं होंगे तो आई एम नॉट अ सक्सेसफुल वुमन। ठीक है? हम यूटिलिटी चीजों को जब अपनी लाइफ का गोल बना देते, अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप पढ़ाई नहीं करो, आप अपने आप को क्वालिफाई मत करो, आप आगे नहीं बढ़ो, या अपने पोजेशंस मत बनाओ, पर उनको सिर्फ होल गोल ऑफ लाइफ मत बनाओ, क्योंकि ये सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट्स पे है। सो तभी भगवान कहते हैं कम ऑन, वेक अप, वेक अप। आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग टू वेस्ट योर लाइफ इन दीज ऑल थिंग्स। तो आपको क्या करना है? आपको अपने सोल के बारे में सोचना है। यूटिलिटी थिंग्स को गोल ऑफ लाइफ ना बना के अपने सोल की अपलिफ्टमेंट को गोल ऑफ लाइफ बनाना है। दिस इज द मैसेज ऑफ भागवत गीता। और जब ये मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब मैं उसको सिर्फ सुनने के लिए या किताबी बातों की तरह नहीं लूंगी, जब मैं उसको एक इम्प्लीमेंटेशन और एक स्पॉन्टेनियस इमोशंस के साथ चलूंगी, तो फिर क्या होगा? मुझे डिप्रेशन नहीं होगा। मेरी जो ये सारी चीजें हैं, इट ब्रिंग्स सिक्स टाइप ऑफ वेट ऑन माय शोल्डर्स। वो 6 वेट क्या है? जब मैं एक फॉल्स आइडेंटिटी में रहती हूँ, अपनी बॉडीली कंसेप्ट में रहती हूँ, तो वो 6 वेट क्या है? कोई बता सकता है? मेरे स्पेसिफिक 6 चीजें हैं जो बर्डन मैं अपने कंधों पे कैरी करती हूँ जब मैं एक फॉल्स आइडेंटिटी में रहती हूँ। सबसे पहला है हाँ जी भारती, एक्सपेक्टेशंस, सोशल प्रेशर, आपकी एक वैल्यू के एक आपकी जो एक फेक आइडेंटिटी है उसको पूरा रखना कि मैं ऐसी हूँ, एक मैंने इमेज क्रिएट कर रखी है, अपनी इमेज को लस्टी हो गया कि मैं अगर फेसबुक पे प्रॉपर कैसी इमेज करूंगी कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट साड़ी चाहिए, मुझे बेस्ट टू बेस्ट ज्वेलरी चाहिए, और मुझे वो साड़ी और ज्वेलरी रिपीट नहीं करनी, मैंने वो चीज रिपीट नहीं करनी, वो मेरा इमेज है, वो मेरा स्टैंडर्ड है। तो ये क्या हुआ? काम, सबसे ज्यादा काम, लस्ट कि मुझे और चाहिए। उसमें क्या होगा? चूहा जो होता है एक ऐसा जानवर है, इंसान के बाद चूहा जो है इकट्ठा करता रहता है चीजें, गेहूं इकट्ठा करता रहेगा, फील्ड्स डिस्ट्रॉय कर देता है, इकट्ठा करता रहता है, और वो अपने बिल में जाके तो सारी चीजें इकट्ठा करता रहता है,
और सांप क्या करता है, उसके बिल के आगे बैठता है यूं, और जैसा ही चूहा आता है उसको खा लेता है। तो वो क्या होगा, जो उसने इकट्ठा किया, अपनी स्टॉकिंग करी, अपनी नीड्स से ज्यादा स्टॉक किया। तो यही है, जो जब हमारे अंदर लस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम बस इकट्ठे करते रहते हैं, एंड द स्नेक ऑफ टाइम आता है, वो हमें ले जाता है, और तब हमें रियलाइज होता है कि यार मैंने इतनी सारी यूटिलिटी थिंग्स इकट्ठी कर ली, पर मैंने उनको एंजॉय नहीं किया, मेरी तो लाइफ खत्म। 50 साल तक आप पैसे कमा रहे हो, आपने खाना पीना सब छोड़ रखा है, आप सुपर एम्बिशियस हो, कटथ्रोट कंपटीशन है, आप बहुत तेजी से लगे हुए हो, 60 साल में आप हो गए बहुत सक्सेसफुल, पर आप खाना ही नहीं खा सकते, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका लिवर खराब हो गया, आपको डायबिटीज हो गई, तो आप मीठा रसगुल्ला ही नहीं खा सकते। सो इज दिस अ सक्सेस? कि काम को कंट्रोल करना होता है, अगेन द यूटिलिटी थिंग्स को यूटिलिटी लेवल पे ही रखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द वेकअप कॉल इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो पहला जो था वो है लस्ट, और अगर मेरी विशेष पूरी ना हो तो उसके बाद क्या आता है, सेकंड क्या आ सकता है, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अब मुझे पूरा नहीं हो रहा तो क्या आएगा, गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा। तो अगर नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन, आजकल सब कहते हैं मैम मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आजकल सब ये कहते हैं, एंजाइटी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। तो बेसिकली आएगा सेकंड जो भार मैं अपने कंधे पे कैरी करूंगी वो है गुस्से का भार। कि और फिर वो गुस्सा कहाँ पे रिप्रेजेंट, कहाँ पे वो होगा भार, आप सड़क पे जा रहे हैं, जरा सा स्क्रैच लग गया गाड़ी पे, रोड रेज, वायलेंस, आपको किसी ने कुछ हल्का सा बोल दिया, यू आर ब्लास्टिंग दैट अदर पर्सन, मेरा क्या खो गया, मेरा टॉलरेंस चला गया, मेरा पेशेंस खत्म हो गया। तो क्या है ये सेकंड वेट, जो एक्स्ट्रा एडेड वेट जो है मैं कैरी कर रही हूँ, किसका, गुस्से का। ठीक है, और अब गुस्से के बाद क्या आएगा, गुस्से से पहले और लस्ट के बीच में एक तीसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं लालच, ग्रीड, जोड़ लो ग्रीड, कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, घर भरते रहो, होर्डर मेंटालिटी, हाँ? होर्डर, HOARDER, होर्डर, जमाखोरी, जमाखोरी। तो आप क्या करते रहते हो, ग्रीड, ये भी रख लूं, वो भी रख लूं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। और वो आज के कल्चर में मटेरियलिस्टिक और कंज्यूमरिस्ट है हम लोग ज्यादा, पहले के लोगों को ये प्रेशर्स नहीं थे। हाँ, हाँ, नहीं, ये तो हमें सेल लगी है तो जाना ही है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो क्या एडवांटेज पहले के लोगों को मिला, उनको हेल्थ मिली, उनको 100 साल तक बिना हड्डियों के पूरे टाइम पे चलते रहने की वो करी। अगर आज भी बहुत जो गांव में लोग रहते हैं सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग में बिलीव करते हैं, तो उनको कोई शुगर है, उनको कोई बीपी है, उनको कोई गोडों में या मोडों में प्रॉब्लम है, आई मीन नीज एंड शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सिंपल लिविंग पे क्या मिला उनको, एक हेल्थ मिली। और हम क्या करते हैं, हाई लिविंग और हाई प्रोफाइल लिविंग के साथ क्या करते हैं, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल्स के बिल्स बनाते हैं, एंड इट इज लाइक अ टॉक कि भैया ये बीमारी मेरे को है, ये बीमारी मेरे को है, भैया देखो कितना है। मतलब आजकल सक्सेस का स्टैंडर्ड हो गया, जब तक आपको डायबिटीज ना हो, जब तक आपको बीपी ना हो, जब तक आपके 2-3 हार्ट की नलियों में स्टंट ना लगे हो, तब तक यू आर नॉट सक्सेसफुल। आपने दिया ही क्या है सक्सेस के लिए, हाइपोकॉन्ड्रिया हो चुके हैं। and then a person say it's my hard earned success, ये मेरी मेहनत किया, I am a self made man। भैया आप सेल्फ मेड तो हो गए, पर अगले पल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। आप सेल्फ मेड होने पे तो गर्व कर रहे हो, पर आपने जो बेसिक जो चीज आपके साथ लॉन्ग रन में जाएगी, लंबी रेस के घोड़े बनने की वो आएगी, वो तो आपने मिस कर दी। यू मिस्ड, you have missed over a life। ना आपने जो चीजें इकट्ठी करी उसको आप इंजॉय कर पा रहे हो, और जो एक्चुअल में आपको लॉन्ग रन में लेके जाएगी वो तो आपने मिस कर। तो ये तीसरा भी बर्डन मेरे ही उस पे है। और जब ये सारी चीजें हो जाती है, when I'm a self-made man, जब ये अहंकार आता है, ठीक है, अहंकार आता है, ईगो, ठीक है, कि ये मेरा है, मेरे पास ज्यादा है, वो भी एक क्या है, बर्डन, ठीक है।
और फिर उसके साथ जो पांचवी चीज आती है वो आती है ईर्ष्या। ईर्ष्या उसके पास ये है। पहले के टाइम में हमें याद है, मेरे बचपन में एक एड चलती थी, उसमें एक ओनिडा टीवी की एड होती थी, उसमें एक डेविल आता था और वो आके क्या कहता था, ओनर्स प्राइड ओनिडा का टैगलाइन थी। और ये भी कहता था, एंजॉय द एनवी इन अदर पीपल आईज, दूसरे की आंख में ईर्ष्या को एंजॉय करो। ठीक है, ये एक ओनिडा टीवी की एड चलती थी हमारे टाइम पे, 90s की बात है ये। उसकी टैगलाइन बहुत फेमस थी, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। और साथ के साथ वो भी होता था, सी द एनवी इन अदर पीपल आईज। सब वो था ना, वो सबसे ज्यादा फेमस था, इसीलिए याद था कि उसके, याद है तुमको उसका पंडा। तो हम लाते हैं बहुत अच्छी सी कार, ठीक है, और हम कहते हैं भैया ये वाली कार तो हमारे पड़ोसी के पास है ही नहीं, अब उसके सामने जूम करके चलाऊंगा तो फिर देखना उसका शक्ल देखने वाली होगी। हम कार को एंजॉय नहीं कर रहे, हम अगले बंदे की एनवी को एंजॉय कर रहे हैं कि वो भैया कितनी हमसे, देखना कैसे वो जलेगा भुनेगा। और जब हम कार उसके सामने लेके जाते हैं तो हम देखते हैं भैया उसके पास हमसे भी डबल अच्छी कार है, तो क्या होता है, हमारा बैंड बज जाता है। सो द थिंग इज, ये भी क्या बर्डन है, क्योंकि हम बेस्ट द बेस्ट परफेक्ट द परफेक्ट करने के चक्कर में क्या करते हैं, अपनी लाइफ गवा देते हैं कि भैया ये परफेक्ट होना चाहिए, मेरी साड़ी में एक भी वट नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टीम प्रेस करो, ऐसे बैठो, आई एम द परफेक्शनिस्ट। तो वो द परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में कि लोग हमसे ईर्ष्या करें, तो ये भी क्या होता है, माइंड में डिप्रेशन चलता है। और ये सबसे जो ये चीज है, ये एक डिसीज को कॉज करती है सबसे बड़े। इट इज अ वेरी कॉमन रीजन फॉर अ डिसीज जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और आज के टाइम में ये इतना ज्यादा फैला हुआ है, जनरली स्पेशली स्टूडेंट्स को जब वो 11वीं 12वीं में आते हैं उसमें इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अगर अपना पेन स्टैंड ऐसे रखा है तो वो वैसे ही रहना चाहिए, उसका पेन का अगर राइट साइड है तो वो राइट ही रहना चाहिए, कोई भी बुक या कॉपी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, उसकी जो सी जगह है वो वहीं पे रहनी। मतलब यू बिकम सो ऑब्सेस्ड अबाउट परफेक्शन, ओसीडी, और क्या होता है, यू लूज योर सैनिटी इन दैट, ओसीडी, डिप्रेशन में चले जाते हो। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये सारी चीजें क्या है, ये एक मृग तृष्णा की तरह है। भारती जी, मृग तृष्णा को एक्सप्लेन करोगे? वो हिरन जो कभी हाथ ही नहीं आएगा लेकिन चाहिए वही हमें। मृग तृष्णा होती है वो हिरन जो देखता है कि दूर डेजर्ट में पानी है, लेकिन जब वो वहां पे जाता है तो वहां पे पानी नहीं होता, वो सन रेज का एक जैसे राज का वो सिनेरियो लेके चलते हैं ना, उसकी वो प्यास बुझती नहीं है। सो जो भी हम लाइफ में, दिस इज इल्यूजन, वी लिव इन अ सूडो रियलिटी वर्ल्ड, कि अगर आज मेरे पास ये डिग्री हो जाएगी, अगर आज मेरे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी और मैं अपने पड़ोसी को सड़ा सकता हूँ, और अगर आज मेरे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी, मेरी सारी यूटिलिटी की थिंग्स मेरे पास हो जाएंगी, तो दिस विल मेक मी हैप्पी। ठीक है, क्या ये सारी चीजें हैप्पी बना सकती हैं? दिस इज एन इल्यूजन, ये एक मृग तृष्णा है। हम क्या करते हैं, यूटिलिटी गोल्स अपने आप को देते रहते हैं, और उसमें क्या करते रहते हैं, हम अपनी हेल्थ लूज कर देते हैं। और ये जो करने वाली चीजें बिल्कुल फ्री मिलती हैं, वो पैसों से नहीं मिलती। तो ये जो 6 किलो का जो ये एक चीज है, ये किलोज ऑफ वेट हमारे में ऐड करती है। अगर मैं जाग जाऊं, अगर मैं सिर्फ जाग जाऊं, तो ये मेरा वजन जो एक्स्ट्रा केजीज है वो शेड ऑफ हो जाएगा, और वो आपकी बॉडी से भी शेड ऑफ हो जाएगा, वो आपके माइंड से भी शेड ऑफ हो जाएगा। जस्ट तभी वो कह रहे हैं, जीव जागो गौरा चंद्रा बोले। सेकंड लाइन इसकी है, ओटा निद्रा जाओ माया पिशाचनी खोले, कि आप इतना सो रहे हो, आप इतना सो रहे हो, और किसकी लैप में सो रहे हो, किसकी गोदी में सर रख के सो रहे हो, पिशाचनी माया के। पिशाच देखा है ना, विक्रम और बेताल देखा था ना, बचपन में सीरीज आती थी, तो बेताल कैसे विक्रम के चिपटा रहता था। सो दैट इज पिशाच।
जो आपको चिपका रहता है। सो अगर हम ये देखें कि कितना वेट लूज कर सकते हैं, तो अब हमें जगाएगा कौन? भारती जी ने कहा सोल, सौम्या ने कहा उसकी मदर, पर दिस इज नॉट द आंसर। हमारे अंदर जो आत्मा की आवाज होती है, हम तो ऑलरेडी सो रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे जगा सकते हैं? एंड द क्लोजेस्ट पर्सन टू अस इज परमात्मा, जो हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं, जो जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो हमें बार बार बताता है गलत काम करने से पहले जो आवाज आती है। तो अगर आप किसी को हक भी करते हो, तो वो बंदा भी आपके इतने क्लोजेस्ट नहीं है जितना आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। ठीक है, कौन आपके कितना क्लोज हो सकता है? आप किसी को हक भी कर लो तो वो आपके अंदर तो नहीं घुस जाएगा, परमात्मा तो अंदर बैठे हुए हैं। सो दैट इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू अस, और वही आवाज देके हमें जगाते हैं। सी, द माइंड का पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स जस्ट यू हैव टू कन्विंस योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हो कि यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर सोल, तो चीजें बदल जाती है। माइंड एक बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो सबको समझाओ, तो अगर छोटे बच्चे को बता दिए सांता क्लॉज है, तो वो उसी फेरी टेल में बिलीव कर लेता है। सो इट्स जस्ट कि हमें अपने माइंड को बताना है। सो यू कैन गूगल अ स्टोरी अबाउट डॉक्टर वेस्ट एंड मिस्टर ब्राइट। 50s की बात है, एक पेशेंट था मिस्टर ब्राइट करके। वो क्या हुआ, डॉक्टर वेस्ट एक सर्जन थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, और थायराइड और ये हार्मोन डिस्टर्बेंसेस में डील करते थे। तो उनके पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर मिस्टर ब्राइट, उसके ना गले पे बहुत बड़ा ट्यूमर था, बहुत ज्यादा बड़ा ट्यूमर, और उसकी स्टेजिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती थी, उसकी थेरेपीज नहीं हो सकती थी, उसकी कीमोस नहीं हो सकती थी, एंड इट वाज कैंसरस ट्यूमर। तो उसको पहले आईसीयू में रखा गया, फिर उसको 15-20 दिन देखा गया, महीना देखा गया, एंड डॉक्टर वेस्ट सेड कि भैया इसका तो कोई काम नहीं हो सकता, इसको वी कांट ट्रीट। बट सिंस मिस्टर ब्राइट वाज वेरी रिच, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो भी करना है आप मेरे को हॉस्पिटल में रखो। तो उनको ना आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया जनरल वार्ड में, कि भाई हम तुम्हारा कर नहीं सकता, वी कैन नॉट यू नो, आईसीयू का बेड हम इतना ऑक्युपाई नहीं कर सकते। तो मिस्टर ब्राइट क्या थे, एक बार ना जिस अखबार पढ़ रहे थे, और उसमें उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक नया इंजेक्शन बना है, एक डिस्कवरी में है, रिसर्च में है, और अगर उस इंजेक्शन को आप अगर दे दोगे तो कोई भी ट्यूमर जो है वो गल के हफ्ते जब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है। तो उन्होंने जाकर डॉक्टर वेस्ट को दिखाया कि भैया ये देखो न्यूज़पेपर आर्टिकल, प्लीज आप मेरे लिए ये इंजेक्शन जो है अवेलेबल करवाओ। तो डॉक्टर वेस्ट ने उसको कहा कि नहीं नहीं, अभी तो ये रिसर्च में है, अभी हम कैसे कर सकते हैं, अभी ये अवेलेबल ही नहीं है। तो मिस्टर ब्राइट ने उनको बहुत बहुत पुश किया। तो डॉक्टर वेस्ट ने कहा मैं इसको क्या कन्विंस करूं, ये सुनता ही नहीं है मेरी। तो डॉक्टर वेस्ट क्या अगले दिन आए, 2-3 दिन के बाद, एक नॉर्मल नमक का पानी, नॉर्मल सलाइन का एक इंजेक्शन दिया, और कहा कि ये लो, ये मेरे पास ना न्यू टेक्नोलॉजी का वही इंजेक्शन आया है, और ये अब तुम्हारा ट्यूमर ठीक कर देगा। और डॉक्टर ब्राइट, मिस्टर ब्राइट को उन्होंने वो इंजेक्शन लगा दिया, और फिर क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर वो ट्यूमर खत्म हो गया, मिस्टर ब्राइट के जो सारे सिम्टम्स थे वो ठीक हो गए। सब हैरान। डॉक्टर वेस्ट सोचे कि भैया मैंने तो इसको ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसमें सिर्फ नमक और पानी था, ये कैसे ठीक हो गया? और उसने कहा थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे को ठीक कर दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ। एंड ही वाज परफेक्ट इन हिज हेल्थ, ही वाज प्रॉपर्ली परफेक्ट इन हिज हेल्थ। और उसके 6-8 महीने के बाद क्या हुआ, मिस्टर ब्राइट दोबारा वापस आए डॉक्टर वेस्ट के पास, इतना बड़ा डबल साइज का ट्यूमर लेके। तो डॉक्टर वेस्ट ने कहा ये कैसे हो गया तुम्हें दोबारा? कहते डॉक्टर साहब मैंने ना एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लिया था, जो आप बता रहे थे ना, वो नई दवाई जो एडवांस वाली थी जो आपने मेरे को लगाई थी, उसके टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं कि वो जो है वो फेल हो गई है। मतलब वो मेडिसिन जो है वो अब कम्प्लीटली फेल्ड अप है, वो किसी में कोई फायदा नहीं। तो इससे हमें क्या डिड्यूस मिलता है कि एक जिस माइंड की पावर है कि अगर आप उसको कन्विंस कर लो, इफ आई एम कन्विंस दैट आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, और मेरे को सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए करना है, तो क्या मैं अपना वेट कम नहीं कर सकती? क्या मैं अपने ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, प्राइड जैसे 6 अनर्थों को ऊपर जीत नहीं सकती? क्या मैं अपना डिप्रेशन खुद क्योर नहीं कर सकती? क्या मैं अपनी एंजाइटीज,
क्या मैं अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कुछ भी हो ये नहीं कर सकती? एक बड़ा ट्यूमर जो थायराइड पे था, जो कैंसरस था, जो कि एक बंदे को बिल्कुल डेथ बेड पे ले गया था, सिर्फ एक नॉर्मल नमक के पानी में ही वाज कन्विंस्ड इट्स द मॉडर्न ट्रीटमेंट, इट्स it's going to cure me. He was so convinced. So if your mind is so convinced, और जैसे ही वो कन्विक्शन टूट गया, जैसे ही उसने न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ा कि जी इससे तो कुछ होता नहीं है, इसका तो रिसर्च वर्क फेल हो गया, उसका ट्यूमर वापस आ गया। सो एक आप इसको गूगल कर सकते हैं, मिस्टर ब्राइट एंड डॉक्टर वेस्ट किसको। सो एक कन्विक्शन जो होता है, आपके माइंड का कन्विक्शन है, वो कितनी सारी चीजें चेंज कर सकता है। तो क्या मैं वजन जो ये मेरा 6 अनर्थों का वजन है, जस्ट बाय स्टेइंग अवेक, बाय जस्ट ब्लोइंग अ कॉन्ग शेल। वो कॉन्ग शेल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जागो जागो जागो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि वी हैव अ राइट ब्रेन एंड वी हैव अ लेफ्ट ब्रेन, और उसके बीच में कम्युनिकेशन करके जब हम शंख बजाते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेशन करता है। अगर वो शंख से मैं कोऑर्डिनेट करके अपने माइंड को अपनी इंटेलिजेंस से कन्विंस कर लूं, तो क्या मैं डिफरेंस नहीं ला सकती? So very fast we are going to read another श्लोक जो इसी के बारे में है, और probably इसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, because we just have 4 minutes. सघोषा धृतराष्ट्रान् हृदयानि व्याधरयत् नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्युदादयम्। इसका हिंदी अनुवाद सौम्या आप पढ़ोगे 19th का अनुवाद? 19th का कौन से वाला है ये? रोजी जी आप खुला हुआ है, रोजी जी आपका, आप पढ़ो 19th का। ये है क्या, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष? उसका ऊपर का पढ़ो पहले, जो उस इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। और इसका तात्पर्य रोजी जी आप पढ़िए। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी विपदा में क्यों ना हो। तो ये क्या बताता है? ये हमारा कन्विक्शन का वो बताता है कि पांडवों के हृदय में क्यों डर नहीं था, क्योंकि दे वर कन्विंस कृष्णा मेरी साइड पे है तो मैं जीत जाऊंगा। और धृतराष्ट्र इतने सारे, मतलब वो उनकी 11 अक्षनी सेना थी और पांडवों की 8 अक्षनी सेना होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के पास इतना, मतलब दुर्योधन के पास इतना मैनुअल पावर होने के बावजूद भी he was not convinced from inside कि भाई भीष्म मेरे लिए लड़ेंगे, भीम इतना voracious है, ये कैसा होगा। So it is all about your mental conviction. और वो conviction कैसा आता है? जब हम परमात्मा के साथ रिलेशनशिप बनाए, जैसे पांडव ने कृष्ण के साथ बनाया और दुर्योधन किसी के साथ नहीं बना पाया, तो वो conviction कैसे आएगा कि मैं कर सकता हूँ, हम होंगे कामयाब, when we are related to the परमात्मा who is very closest inside our heart और जो हमें जगाते। So we will end our class here today with this thing, और प्लीज अपने कन्विक्शन को बढ़ाइए, read भागवत गीता and it will help you. So किसी का कोई प्रश्न? Let's end the class then. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Time everybody. Hare Krishna.